हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम क्वेस्ट। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हमारा वीकली एमसीक्यूज का ये सेशन 6 है, जिसमें हम अपने पूरे वीक्स की लर्निंग को टेस्ट करते हैं कि हमें कितने क्वेश्चंस हम सॉल्व कर पा रहे हैं। सो एक तो आपको अगर सेशन अच्छा लगेगा तो आपने सेशन को लाइक करना है। दूसरे, आपने अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। मैं सॉल्व करूंगी सीधा ही, आप अपने लेवल पे पॉज करना और ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना और मुझे अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताना। ऑल राइट, क्योंकि इस वीक हमारी स्टार्टिंग में हमारी क्लासेस नहीं हुई थी, तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जो शायद आपको ना आते हों अगर आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा हो तो। सो ऐसा करेंगे कि मैं आपको थोड़ा थोड़ा उसमें एक्सप्लेन कर दूंगी। बाकी मैंने जो आपको प्रॉमिस किया है कि इस बार मंथली सेशन होगा, तो वो प्रॉमिस अभी भी इंटैक्ट है। ठीक है, सो अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है अबाउट कॉकेशस माउंटेन्स, कॉकेशस रीजन के बारे में। अब ये कॉकेशस रीजन क्यों न्यूज में था? बिकॉज अर्मेनिया और अजरबैजान का काफी नगोर्नो काराबाख रीजन को लेके काफी टाइम से यहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा था। एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करें। सो पहली स्टेटमेंट है, द कॉकेशस माउंटेन्स आर ऑफन रिगार्डेड एज द ट्रेडिशनल बाउंड्री बिटवीन ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न एशिया। The Greater Caucasus Range runs parallel to the Black Sea coast, while the Lesser Caucasus is closer to the Caspian Sea. Closer to the Caspian Sea. Then the region is strategically significant as it connects Russia with the Middle East and lies near major oil and gas pipelines. Then the Nagorno-Karabakh region, a conflict-prone region, lies in the Lesser Caucasus. So, क्या लगता है कितना सही है ये? मुझे ये वाला बस गलत लग रहा है, क्योंकि लेसर कॉकेशस कैस्पियन सी के नजदीक थोड़ी है। ये देख, दिस इज कैस्पियन सी एंड दिस इज ब्लैक सी, और दिस इज एजरबैजान। ठीक है, अभी एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मैंने कुछ बीच में रिकॉर्ड किए थे और वो शायद अपलोड नहीं हो पाए हैं। अब मुझे पता नहीं है कि मैंने ये कॉकेशस रीजन और ये ट्रम्प वाला पूरा एक्सप्लेन किया था या नहीं किया था, मैं भूल चुकी हूँ। सो एनीवे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये देखो, ये कॉकेशस माउंटेन्स है और ये है ग्रेटर कॉकेशस और ये है लेसर कॉकेशस। अब ये कह रहे हैं कि लेसर कॉकेशस नियर कैस्पियन सी है। नहीं, कैस्पियन सी के काफी साउथ में लेसर कॉकेशस है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। पहली जो स्टेटमेंट है कि ट्रेडिशनल बाउंड्री है बिटवीन ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न एशिया, ये सही है। देखो, ये ईस्टर्न यूरोप कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में लाई करते हैं। ये जो कॉकेशस माउंटेन्स है, ये ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में लाई करते हैं, तो एक बाउंड्री सॉर्ट ऑफ बनाते हैं ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न एशिया की। तो दिस इज करेक्ट। देन फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, क्योंकि क्लोज नहीं है कैस्पियन सी के। जो ग्रेटर कॉकेशस रेंज है वो कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में है। ठीक है, तो कैस्पियन सी ज्यादा नजदीक है ग्रेटर कॉकेशस रेंज के। देन द रीजन इज स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट, दिस इज करेक्ट। हमें पता है कि जो ये पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट रीजन ही है, यहाँ पे बहुत सारी पाइपलाइंस है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस रीजन की बात करें तो यहाँ पे बाकू तबलिसी पाइपलाइन के बारे में आपने पढ़ा होगा। ऑयल पाइपलाइन बाकू तबलिसी सिफोन, ये तीन रीजन्स को कनेक्ट करती हुई ये एक पाइपलाइन यहाँ है, तो दिस इज करेक्ट। देन ये जो कॉन्फ्लिक्ट प्रोन रीजन है, ये लेसर कॉकेशस में है, ये भी करेक्ट है। ये देखो, जब हम ये अगर हमने ये पढ़ा है तो उस टाइम पे क्या हुआ था, आई थिंक हमने पढ़ा है ये ट्रम्प रूट वाला, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था, जिसमें जो अर्मेनिया और एजरबैजान के बीच में एक शांति समझौता पीस टॉक ट्रम्प साहब ने करवाया। और एजर अर्मेनिया के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने प्रपोज किया एक ट्रम्प रूट, जो कि एजरबैजान से लेके अर्मेनिया से पास होता हुआ जाएगा। तो एजरबैजान के लिए क्या फायदा था, हमने डिस्कस किया था कि टर्की का इनको ग्रेटर एक्सेस यहाँ से मिल जाएगा। और ये दिस इज लाचन कॉरिडोर, दिस पर्टिकुलर हियर। और ये नाक्चेवान प्रोविंस है। नाक्चेवान प्रोविंस ये ऑटोनॉमस रीजन है बेसिकली, बट इस पे कंट्रोल है एजरबैजान, इसको क्लेम करता है। और वैसे ही ये नागोर्नो काराबाख रीजन है, जो कि
लाए अजरबैजान में करता है, लेकिन इस पे क्लेम कौन करता है? अर्मेनिया। ठीक है। सो ये पूरा का पूरा पीस ट्रीटी ट्रम्प ने करवाई थी, जिसकी वजह से ये न्यूज में आया था, ये पर्टिकुलर रीजन। और हमने क्या डिस्कस किया था इसके अलावा? हमने कॉकेशियस कंट्रीज भी डिस्कस की थी कि कॉकेशियस माउंटेन्स की अगर हम बात करें तो इसका एक्सटेंट रशिया में है, देन जॉर्जिया, एजरबाईजान, टर्की और अर्मेनिया, ये कुछ कंट्रीज हैं जो कि कॉकेशियस कंट्रीज जिनको कहा जाता, नहीं, कॉकेशियस रीजन में ये कंट्रीज लाई करती है। कॉकेशियस कंट्रीज कौन सी है? जहां पे ग्रेटर और लेसर दोनों ही रेंजेस पाई जाती है, उसको कहते हैं कॉकेशियस कंट्रीज। जहां पे ग्रेटर और लेसर कॉकेशियस रेंजेस दोनों हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जॉर्जिया होगी, जॉर्जिया, अर्मेनिया, एजरबैजान, ये तीनों ही कंट्रीज ऐसी हैं जिनको हम कॉकेशियस कंट्रीज कहेंगे। ये मैंने उस टाइम पे भी आपको समझाया था कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। रशिया और जॉर्जिया में सबसे ज्यादा हिस्सा है कॉकेशियस माउंटेन्स का, लेकिन वो कॉकेशियस कंट्रीज नहीं है। रशिया कॉकेशियस कंट्री नहीं है। कॉकेशियस कंट्रीज में कौन आएगा? जॉर्जिया, एजरबैजान और अर्मेनिया, जहां पे लेसर और ग्रेटर दोनों ही रेंजेस हैं। ठीक है, समझ आई ये बात? सो ये हमने डिस्कस कर लिया। इसमें हमारा सेकंड स्टेटमेंट गलत थी, बाकी तो तीनों सही थी। तो आंसर होगा बी, 1, 3 एंड 4 ओनली। देन मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पूरा रीजन देख लिया, कॉन्फ्लिक्ट वाला रीजन था। अब तो ट्रंप ने बिल्कुल सुलह करवा दी है और अब यहाँ पे पीस ट्रीटी फाइनली हो गई है। देन नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू कॉर्सिया एंड सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अभी एक ही न्यूज में था, जो पानीपत की रिफाइनरी है वहां पे उनको ISCC कॉर्सिया ये सर्टिफिकेशन उनको मिला था, इंडियन ऑयल की जो पानीपत की रिफाइनरी है। तो अब वो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल प्रोड्यूस कर सकते हैं कमर्शियल पर्पस के लिए। तो उसकी वजह से ये पूरा सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल और ये पूरा का पूरा ये न्यूज में। ठीक है, सो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम। CORSIA is the first global market-based mechanism adopted by International Civil Aviation Organization to address CO2 emissions from international aviation. This is correct. CORSIA क्या है? कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये मेनली क्या काम करता है कि जो एविएशन फ्यूल है या जो एविएशन इंडस्ट्री से पॉल्यूशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है, उसको कम किया जाए, इसके लिए ये काम करता है। ये पहला मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है। ऑल राइट, सो ये तो करेक्ट है। देन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल रिड्यूसेस लाइफ साइकिल ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन कंपेयर टू कन्वेंशनल जेट फ्यूल, बट इज करंटली मोर एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस। दिस इज करेक्ट। ये जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है, इसका आइडिया मोर और लेस इज सिमिलर टू जो हम इथेनॉल ब्लेंडिंग करते हैं ना, जो हम अपने फ्यूल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग करते हैं, बस वैसे ही ये सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल भी है। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की ब्लेंडिंग की जाएगी जो जेट फ्यूल अभी हम यूज करते हैं एविएशन सेक्टर में। और इससे फायदा क्या होगा? वही जो इथेनॉल ब्लेंडिंग से होता है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम हो जाएंगी, बट इट इज मोर एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस। दिस इज करेक्ट। देन पार्टिसिपेशन इन CORSIA is voluntary for states until 2027, after which it becomes mandatory for all ICO member states. दिस इज करेक्ट। 2027 तक इसकी जो पार्टिसिपेशन है उसको मैंडेटरी रखा गया है। इसमें क्या है बेसिकली, जो ICAO है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये कुछ स्टैंडर्ड सेट करेंगी, मैंडेट्स बताएंगी कि आपको इतनी पर्टिकुलर इतनी परसेंट की ब्लेंडिंग जरूरी है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की। तो अभी 2027 तक वो मैंडेटरी वॉलेंट्री चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन इस पे काफी काम कर रही है, वो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। और आई थिंक इससे पिछला महीना कौन सा था? जुलाई। जुलाई में हमने डिस्कस किया था अबाउट सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। एक्सप्लेन सेक्शन में एक आर्टिकल आया था जिसमें था कि इंडिया कैसे इस पर्टिकुलर सेक्टर में लीड कर सकता है या अच्छा इम्पैक्ट शो कर सकता है, बिकॉज हमारे पास जो सरप्लस फूड स्टॉक है उसका यूज किया जा सकता है, और जिससे कि और वेस्ट टू वेल्थ को भी यूज किया जा सकता है। जैसे जो यूज कुकिंग ऑयल है, जो इस पर्टिकुलर रिफाइनरी जिसकी वजह से ये न्यूज में आया था पानीपत वाला, इंडियन ऑयल भी पानीपत रिफाइनरी में यूज कुकिंग ऑयल को ही यूज करेंगे। तो क्योंकि हमारी फूड हैबिट्स ऐसी हैं कि हम कुकिंग ऑयल, जो वेजिटेबल ऑयल हमारा होता है, उसकी हीटिंग बहुत ज्यादा करते हैं, है ना, समोसे कचौड़ी हम बहुत खाते हैं, तो इसकी वजह से कुकिंग ऑयल काफी सरप्लस में हो जाता है। तो वेस्ट टू वेल्थ वाले कॉन्सेप्ट से हम सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल इसमें लॉन्ग रन में फिर एक्सपोर्ट्स भी कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल टू कंट्रीज लाइक यूरोपियन यूनियन, अगर हम इनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से प्रोडक्शन करें। सो दिस इज करेक्ट। देन इंडिया हैज कंप्लीटली ऑप्टेड आउट, नहीं, हमने साइटिंग डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज ऐसा नहीं है, हमने ऑप्ट आउट नहीं किया है, बट अभी हमने कोई मैंडेटरी टारगेट अभी अपने लिए सेट नहीं किया है कि हम बाय दिस ईयर इतना परसेंट फ्यूल ब्लेंड करेंगे सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, ऐसी कोई टारगेट हमने सेट नहीं की। सो दिस इज इनकरेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज बी, 1, 2 एंड 3 ओनली। क्लियर हुआ ये? कॉर्सिया क्या है? कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन। पानीपत में इंडिया की पहली रिफाइनरी होगी इंडियन ऑयल की, जहां पे ये सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। ठीक है, और ये क्यों कर पाई है? क्योंकि इनको सर्टिफिकेशन मिला है ISCC कॉर्सिया से। ये सर्टिफिकेशन देते हैं और मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स पे बता देते हैं कि आपको इन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है उसको प्रोड्यूस करना है। ठीक है, और अभी ये जो पानीपत में रिफाइनरी है, ये क्या करेगी? ये जो वहां के आसपास की होटल चेन्स हैं या रेस्टोरेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल फूड चेन्स होती हैं, जैसे हल्दीराम है, तो वो अपनी राज कचौरी और भटूरे वगैरह बनाने के लिए जो यूज करते हैं कुकिंग ऑयल, उस कुकिंग ऑयल को वो कलेक्ट करेंगे। यूज्ड कुकिंग ऑयल वैसे भी अच्छा नहीं होता, उसमें कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ऐसा माना जाता है। तो जो कुकिंग ऑयल है, या फिर हमने एक चीज और भी कुछ टाइम पहले पढ़ी है कि वो ट्रांस फैट्स, जितनी बार हम ऑयल को कुक करते हैं उतना ज्यादा उसमें ट्रांस फैट्स की मात्रा बढ़ती जाती है, जिससे कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो इंक्रीज होता है। ऑल राइट। तो इसलिए जो कुकिंग ऑयल है, यूज्ड कुकिंग ऑयल, ये जो फूड चेन्स है इनके लिए भी फायदा है। इनका जो कुकिंग ऑयल जो एनीवे इनको फेंकना ही पड़ना था, वो अब ये इन रिफाइनरी को दे सकते हैं और पैसे आ सकते हैं इनके पास। ठीक है, और वेस्ट इनको अपना रॉ मटेरियल मिल गया, इनके लिए जो वेस्ट था इनके लिए वो रॉ मटेरियल हो गया। ठीक है, तो दिस वे दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, और दिस इज हाउ दिस रिफाइनरी इज गोइंग टू वर्क। अब अभी कुकिंग ऑयल यूज हो रहा है, बट बाद में हम, जैसे अभी कुकिंग ऑयल पे काम कर रहे हैं, बाद में कुछ टाइम बाद अल्कोहल टू जेट मैकेनिज्म या अल्कोहल टू जेट टेक्नोलॉजी, इसका यूज किया जा सकता है SAF बनाने के लिए। इसमें क्या होगा? वही इथेनॉल का यूज किया जाएगा, जो हमारे पास बायो स्टॉक है उसका यूज किया जाएगा। इससे इकोनॉमी को भी बहुत फायदा होगा। देखो, एक तो फार्मर्स है, उनको एडिशनल इनकम मिल जाएगी, एडिशनल एक मार्केट उनके पास हो जाएगी कि जो अपना बायो स्टॉक है, जो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, एग्रीकल्चरल रेजिड्यूज उनके पास है, वो इन रिफाइनरीज को दे सकते हैं SAF बनाने के लिए। वहां से अच्छा खासा रिनमरेटिव ऑप्शन उनको मिल जाएगा। और साथ में ये कलेक्ट करने के लिए भी तो कुछ एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, जो ये वेस्ट कलेक्टर होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी प्रेजेंट सिस्टम में ही देखें तो ये कुकिंग ऑयल अगर कलेक्ट करना है इन होटल चेन से, तो उसके लिए भी कुछ तो वेस्ट कलेक्टर्स बनाने पड़ेंगे, तो इससे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। ठीक है, तो आई होप इट्स क्लियर। मैं इतना ज्यादा इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि अदरवाइज तो हम जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करते थे और आगे बढ़ जाते थे, बट सिंस कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं इसमें जो हमने डिस्कस नहीं किए थे बिकॉज हमारी क्लासेस नहीं हुई थी, तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती चल रही हूँ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बोलीविया। बोलीविया क्यों न्यूज में था? क्योंकि यहाँ पे हो रहे थे इलेक्शंस। इलेक्शंस होने के कारण यहाँ पे जो इनकी लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट यहाँ पे काफी टाइम से थी, अब यहाँ पे फाइनली इलेक्शंस होने वाले थे, और उसी के कारण बोलीविया न्यूज में आया था। आप देखते हैं, लेक टिटिकाका, द लार्जेस्ट लेक इन साउथ अमेरिका, इज शेयर्ड बिटवीन बोलीविया एंड पेरू। लेक टिटिकाका की लोकेशन याद करो कहाँ है? क्या इट इज लोकेटेड बिटवीन बोलीविया एंड पेरू? देन बोलीविया इज अ मेंबर ऑफ ओपेक। इनकरेक्ट, ओपेक का मेंबर बोलीविया नहीं है। देन द कंट्री इज वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर्स ऑफ टिन, सिल्वर एंड नेचुरल गैस। दिस इज करेक्ट। साथ ही में ABC का भी हिस्सा है ये, लिथियम ट्रायंगल, अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली, जिसमें बोलीविया में लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व्स हैं। यहाँ पे एक सॉल्ट लेक है एक्चुअली, जहां पे लिथियम के बहुत अबंडेंस में लिथियम के रिजर्व्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो बोलीविया में टिन, सिल्वर, नेचुरल गैस पाई जाती है और साथ में लिथियम रिजर्व्स भी हैं। देन द ग्रैंड चेको रीजन ऑफ बोलीविया इज नोन फॉर इट्स ड्राई फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी।
दिस इज ऑल्सो करेक्ट। जी, ग्रैंड चेको रीजन कहाँ है? बोलीविया में। सो आई थिंक ऑल फोर आर करेक्ट। यस, ये इसकी लोकेशन देख लो, ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, क्योंकि न्यूज में था तो इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। लैंडलॉक्ड कंट्री है बोलीविया, सिर्फ इलेक्शंस की वजह से नहीं, पहले भी कुछ टाइम पहले भी काफी ज्यादा न्यूज में था। लैंडलॉक्ड कंट्री है, ठीक है। बॉर्डर्स किससे शेयर कर रहा है? ये यहाँ रहा ब्राजील, ब्राजील, और ये जो नॉर्दर्न वाला इसका हिस्सा है, यहाँ पे अमेजोन फॉरेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे है अमेजोन फॉरेस्ट, और यहाँ पे एंडीज माउंटेन है इसके वेस्टर्न साइड पे, और दिस इज लेक टिटिकाका बिटवीन पेरू एंड बोलीविया। दिस इज लेक टिटिकाका बिटवीन पेरू एंड बोलीविया। और बॉर्डरिंग कंट्रीज की बात करें तो एक तो ब्राजील हो गया, पेरू, पैराग्वे, अर्जेंटीना और चिली, ये इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज है, और ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। यहाँ पे इधर वेस्टर्न साइड में यहाँ एंडीज माउंटेन है, और ऊपर नॉर्दर्न साइड में अमेजोन फॉरेस्ट। क्लियर है चीज? लेक टिटिकाका बॉर्डर पे है बिटवीन पेरू एंड बोलीविया। सो ये हमने डिस्कस कर लिया। ओपेक का मेंबर ये नहीं है। लिथियम के काफी अबंडेंस में यहाँ पे लिथियम रिजर्व्स हैं, और ये एबीसी ट्रायंगल का हिस्सा है ही। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द इम्पैक्ट ऑफ जेलीफिश स्वॉर्म्स ऑन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या हुआ, अभी फ्रांस में एक न्यूक्लियर प्लांट था, उसकी फंक्शनिंग बंद करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि वहां पे जो जेलीफिश स्वॉर्म्स है, उन्होंने जो इनकी इनपुट पाइप थी या इनटेक वाटर इनटेक की पाइप थी, उसको ब्लॉक कर दिया जेलीफिशेस ने, और जिसके कारण जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो बंद करना पड़ा। अब ये पहला इंसिडेंट नहीं था कि जहां पे जेलीफिश के कारण एक न्यूक्लियर पावर प्लांट की फंक्शनिंग बंद करनी पड़ी हो। इससे पहले भी ऐसे इंसिडेंसेस होते आए हैं, और रीसेंट टाइम्स में थोड़े ज्यादा बढ़ गए। तो ये क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि ये एक्चुअली हुआ क्या पूरा का पूरा। देन पहला है, न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफन रिक्वायर लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर कूलिंग। यस, इसकी टर्बाइंस वगैरह को कूल करने के लिए, इसके मैकेनिज्म और बाकी टर्बाइन को कूल करने के लिए कांस्टेंट या लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर की जरूरत होती है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। इसीलिए, जो कि यहाँ लिखा भी है, विच इज वाई दे आर टिपिकली लोकेटेड नियर लार्ज वाटर बॉडीज। आप देखेंगे कि जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो यूजुअली किसी ना किसी लार्ज वाटर बॉडी के आसपास ही लोकेटेड होते हैं, ताकि ये जो कांस्टेंट वाटर की सप्लाई चाहिए, लार्ज वाटर चाहिए कूलिंग के लिए, वो मिलता रहे। देन swarms of jellyfishes can clog intake pipes of nuclear power plants, potentially forcing a shutdown of reactor. This is correct. अभी फ्रांस में यही हुआ है। Then climate change, overfishing and plastic pollution have been identified as the major factor contributing to the increase in jellyfish population worldwide. This is also correct. Then jellyfish swarms entering intake pipes can damage reactor components directly through their stings. क्या लगता है आपको, स्टिंग से डैमेज करते होंगे पाइप्स को? सो दिस इज इनकरेक्ट। फोर्थ इनकरेक्ट है, ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है, 1 2 एंड 3 ओनली। अब क्या होता है, ये जो ये तो हमें समझ आ गया कि वाटर की जरूरत है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर चाहिए कूलिंग के लिए, टर्बाइंस की कूलिंग के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट में जरूरत है। अब इनटेक पाइप्स होती हैं जिसके थ्रू वाटर एंटर करता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में। अब इन इनटेक पाइप में क्या होता है, एक स्क्रीनिंग एरिया बना होता है। ये स्क्रीनिंग एरिया क्या करता है कि कोई भी अनवांटेड मटेरियल जो ये इनटेक पाइप है इसके थ्रू पावर प्लांट में एंटर ना हो जाए, उसको प्रिवेंट करती है, ये जो स्क्रीनिंग एरिया है। अभी स्क्रीनिंग एरिया यहीं पे रोक देता है। बट कई बार क्या होता है कि ये जो जेली फिशेज है, इनकी जो नंबर होता है वो इतना ज्यादा होता है कि ये एकदम से स्क्रीनिंग एरिया को एक तरह से ब्लॉक कर देती है। अब जिसका काम था कि ये पानी को आगे जाने देता था और इन सब चीजों को रोक लेता था, अब क्योंकि ये क्लॉग हो गई, और जिसके कारण अब पानी भी यहाँ नहीं जा रहा, कूलिंग नहीं हो पा रही, जिसके कारण न्यूक्लियर जो पावर प्लांट है उसको बंद करना पड़ता है। यही अभी फ्रांस में हुआ है, जिसके कारण ये न्यूज में आया था। सो ये जो जेलीफिशेस हैं ये क्यों बढ़ रही है इतनी ज्यादा? बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से क्या होता है कि ये वार्म कंडीशन में, वार्म वाटर में ज्यादा ग्रो करती हैं, इनका मेटाबॉलिज्म रेट हाई हो जाता है, जो इनका नंबर बढ़ जाता है वार्म वाटर के कारण। तो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनका नंबर बढ़ रहा है वार्म वाटर के कारण। देन ओवरफिशिंग इज ऑल्सो अ कंसर्न। ओवरफिशिंग का क्या है कि जैसे टूना और टर्टल्स, इनका इनका नेचुरल प्रे है,
ठीक है, टूना और टर्टल्स। अब क्योंकि टूना और टर्टल्स ये जो जेली फिशेस थी इनको खा लेती थी, अब जेली फिशेस के पास फूड अबंडेंट है क्योंकि प्लैंक्टन्स बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, वार्म वाटर मिल रहा है, प्लैंक्टन्स बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, जिसके कारण जेली फिशेस के पास खाना बहुत है, वो ग्रो करे जा रही हैं। लेकिन ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, ओवरफिशिंग, जिसके कारण हम ट्यूना और टर्टल्स को, जो ये पर्टिकुलर पर्टिकुलर वाटर बॉडी है या वाटर सिस्टम है, उसे खत्म कर रहे हैं। टूना और टर्टल्स जो कि इनको खा लेती थी जेली फिशेस को, तो अब इनका कोई प्रेडेटर नहीं रहा, तो ये बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, और साथ में प्लास्टिक पोल्यूशन का क्या है कि ये जो जहां पे लो ऑक्सीजन एरिया होता है वहां भी ग्रो कर जाती हैं जेलीफिशेस, तो ये जो प्लास्टिक पोल्यूशन बढ़ने के कारण भी ट्यूना और टर्टल्स जैसे स्पीशीज नहीं रह पा रहे हैं जिस वाटर में, उसमें भी जेलीफिशेस रह पाती हैं, जिसके कारण इनका जो आउटब्रेक है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमको समझ आ गई। और ये जो स्टिंग वाला है, स्टिंग से नहीं, ये जो स्क्रीनिंग बैरियर है उसको ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण पानी अंदर नहीं जा पाता, स्टिंग की वजह से नहीं होता। स्टिंग कहाँ दिमाग पिक्चर में आते हैं, स्टिंग्स आते हैं जब जो वर्कर्स होते हैं वो इन स्क्रीनिंग पाइप्स को, या जो ये इनपुट वाटर है, इनपुट पाइप्स है, इसकी जो स्क्रीनिंग एरिया है उसको क्लीन करने के लिए जब जाते हैं तो जेली फिशेस उनको कई बार स्टिंग कर लेती है। स्टिंग का खतरा, काटने का खतरा हमेशा रहता है जेली फिशेस के, बट ये पाइप को इसके स्टिंग से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। होपफुली आपको ये क्लियर हुआ होगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट को जेली फिशेस स्वॉर्म्स बंद कर देती है, इनका स्क्रीनिंग एरिया ब्लॉक कर देती है, जिसके कारण न्यूक्लियर पावर प्लांट की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आती है, उसको वाटर नहीं मिल पाता कूलिंग के लिए। और इसके जेलीफिशेस अभी रिसेंट टाइम में ये क्यों इतना ज्यादा ये इंसिडेंट्स बढ़ गए हैं वो भी हमने देख लिया, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, वार्म वाटर, प्लैंकटन ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, ओवरफिशिंग, टूना टर्टल्स गायब हो रहे हैं इकोसिस्टम से, वाटर इकोसिस्टम से, जिसके कारण जेलीफिशेस को खाने वाला कोई नहीं रह गया। देन प्लास्टिक पोल्यूशन का क्या था कि ऑक्सीजन, लो ऑक्सीजन वाटर में भी ये आराम से ग्रो कर जाती है। सो होपफुली क्लियर हो रही है सब कुछ। देन नेक्स्ट है, with reference to the recently proposed national veterinary blood bank network in India, consider the following statements। अब जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है उन्होंने प्रपोज किया है कि हम एसओपीज लेके आएंगे, स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोसीजर लेके आएंगे कि ब्लड बैंक्स में एनिमल्स के लिए डेडिकेटेड ब्लड बैंक्स बनाए जाएंगे, ये जो वेटरनरी सेंटर्स होते हैं यहाँ पे, ताकि, और उनके लिए एसओपीज भी बनाएंगे, स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोसीजर बनाए जाएंगे, सो दैट प्रोसीजरल वे में काम हो सके ब्लड बैंक्स में। ठीक है, सो द इनिशिएटिव इज बीइंग लेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, करेक्ट। यही लोग करेंगे जब नेशनल वेटरनरी एनिमल्स के लिए ब्लड बैंक बन रहा है, तो ऑब्वियसली यही डिपार्टमेंट पिक्चर में आएगा। देन द नेटवर्क सीक्स टू एस्टैब्लिश अ डिजिटल रजिस्ट्री ऑफ डोनर एनिमल्स एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड अवेलेबिलिटी। यस, इस पर्टिकुलर ये जो इनिशिएटिव है इसमें क्या होगा, एक तो जैसे इन्होंने कहा है कि डिजिटल रजिस्ट्री बनाई जाएगी, इसमें जो डोनर्स होंगे उनका पूरा डेटा होगा कि उनका ब्लड ग्रुप क्या था, और सबसे पहले तो ये डोनर्स जो है ये हेल्दी होने चाहिए। ठीक है, इनके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है कि जैसे फॉर एग्जांपल डॉग है तो वो 4 साल से 8 साल के बीच में होना चाहिए, उसका वेट इतना होना चाहिए, कैट्स का वेट इतना होना चाहिए, वो लैक्टेटिंग नहीं होनी चाहिए, प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए अगर फीमेल डॉग या कैट या कोई भी लाइफ स्टॉक है तो। ठीक है, तो इस तरह के प्रोसीजर्स इसमें है जो कि आप पढ़ के गेस कर सकते हैं कि यार ये तो होना चाहिए, हेल्दी तो होना ही चाहिए अगर उसको ब्लड डोनर बनना है उस पर्टिकुलर एनिमल को। तो जैसे हमारे केसेस में भी होता है कि स्क्रीनिंग, प्रॉपर स्क्रीनिंग की जाती है। अगर आपने कभी ब्लड दिया हो तो पहले आपका हीमोग्लोबिन चेक करते हैं कि क्या आप ब्लड देने लायक हैं भी या नहीं, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको ही उसके बाद फिर से ब्लड चढ़ाना पड़ जाए, आपने ब्लड दिया फिर आपको ब्लड चढ़ा रहे वही आपका ब्लड। ठीक है, तो स्क्रीनिंग की जाती है और उसके बाद जब ब्लड कलेक्ट हो जाता है उसके बाद उसकी स्क्रीनिंग की जाती है कुछ कम्युनिकेबल डिजीज के लिए या ब्लड बॉर्न डिजीज के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल एचआईवी, हेपेटाइटिस, इस तरह के डिजीजेस के लिए आपके ब्लड को स्क्रीन किया जाता है। ऑब्वियसली अगर आपने डोनेट किया हो तो आपको रिपोर्ट नहीं आती, रिपोर्ट तभी आएगी अगर कोई एबनॉर्मेलिटी पाई जाएगी। ठीक है, तो हेल्दी होना इंडिविजुअल का जरूरी होता है, ह्यूमंस में भी, तो एनिमल्स में भी यही केस है कि डोनर बनने के लिए आपका हेल्दी होना जरूरी है। ये डिजिटल रजिस्ट्री में जब कोई एनिमल डोनेट करेगा ब्लड तो उसका, उसकी ब्रीड,
रजिस्टर होगी, उसका उसकी बहुत सारी काफी सारी डिटेल्स इस पर्टिकुलर डिजिटल रजिस्टर में मेंशन होगी। देन उसके बाद एक रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। जैसे रियल टाइम मॉनिटरिंग में इन्वेंटरी सॉर्ट ऑफ बनाई जाएगी। अब इस इन्वेंटरी में क्या लिखा होगा कि कौन से पर्टिकुलर सेंटर में कौन से ग्रुप का ब्लड अवेलेबल है, कौन से एनिमल के लिए कौन से ग्रुप का ब्लड अवेलेबल है, इस तरह की डिटेल इस पर्टिकुलर इन्वेंटरी में होगी। तो ये एक रियल टाइम इन्वेंटरी बनाई जाएगी हर एक सेंटर की। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर एरिया ए में जरूरत है और एरिया बी में इन्वेंटरी में लिखा गया है कि यहाँ पे ब्लड है, तो यहाँ से ब्लड यहाँ पे ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए ये हेल्प करेगा। साथ ही में अ, एक तो डिजिटल रजिस्ट्री, देन इन्वेंटरी, और साथ में हेल्पलाइन नंबर बनाया जाएगा। हेल्पलाइन नंबर जहां पे अगर किसी को जरूरत है ब्लड की तो वो इस हेल्पलाइन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड देन सारे के सारे रिकॉर्ड यहाँ पे होंगे। अगर किसी ब्लड से कोई एडवर्स रिएक्शन हुआ है, जैसे ह्यूमंस में भी हो जाता है कई बार ब्लड की वजह से, तो इस तरह का रिकॉर्ड भी इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव में कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, देन ओनली लाइव स्टॉक एनिमल्स सच एज केटल्स एंड बफेलो आर एलिजिबल। नहीं, इसमें फेलाइन, कैनाइन सभी लोग एलिजिबल हैं, जैसे कि कैनाइन यानी कि डॉग्स वगैरह, देन हॉर्सेस, पिग्स, इस तरह सभी लोग डोनर बन सकते हैं। नॉट लोग, सभी एनिमल्स डोनर बन सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कैटल और बफेलो ही नहीं है, इसमें पिग्स भी आते हैं, इसमें हॉर्सेस आते हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, वेराइटी ऑफ एनिमल्स इसमें है। द एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 30% ऑफ इंडियाज जीबी। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो आई थिंक ऑल आर करेक्ट। नहीं, थर्ड इनकरेक्ट है, सिर्फ कैटल बफेलो नहीं है, सभी एलिजिबल हैं। तो करेक्ट आंसर है बी, 1, 2 एंड 4 होगी। देन नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू द ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रिसेंटली क्या हुआ, जो स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स, ये एक ग्लोबल स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर S&P, ये एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इन्होंने इंडिया की जो रेटिंग थी उसको बी, BBB- से BBB कर दिया। मतलब हमारी रैंकिंग यहाँ पे इम्प्रूव हुई, उसके कारण ये न्यूज में था। सो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द थ्री मेजर इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसीज आर स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स, मूडीज एंड फिच। ये क्या है, इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, आई होप यू नो दिस, credit ratings issued by these agencies assesses the credit worthiness of both sovereign nations and प्राइवेट कॉर्पोरेशन। ये बेसिकली क्या करती हैं, कंट्रीज को रेट करती हैं कि अगर आप इनको उधार दे रहे हैं, आप इनकी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या आप इनको उधार अगर दे रहे हैं, बोरो अगर ये आपसे कर रही हैं, तो कितना इनकी क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, कितने चांसेस है कि ये आपको वापस कर देंगी, ये अपने लोन पे डिफॉल्ट नहीं करेंगी। तो इस तरह से ये कॉर्पोरेट्स और सोवरेन कंट्रीज को रेट करती है ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। ठीक है, तो इसमें ये नाम आपको याद रखने हैं, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, मूडीज एंड फिच। कुछ टाइम पहले यूपीएससी में क्वेश्चन आया था दैट इंडिया की, एक मिनट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वरना मैं आंसर ही बता दूंगी। इंडिया हैज नो डोमेस्टिक क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रिकॉग्नाइज्ड बाय सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी ने कोई भी डोमेस्टिक क्रेडिट एजेंसी रिकॉग्नाइज नहीं की है। सो देयर इज केयर है, क्रिसिल है, देन आईसीआरए है। ये क्या है, ये इंडिया की डोमेस्टिक क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। ये अपने यहाँ पे कॉर्पोरेट्स को रेटिंग देती है कि कितने चांसेस हैं इनके डिफॉल्ट करने के, या फिर ये आपको पैसे आपके वापस कर देंगे। इससे क्या फायदा होता है कि अगर किसी की रेटिंग अच्छी है, फॉर एग्जाम्पल ए रेटिंग किसी की है, जैसे AAA रेटिंग अगर किसी की है, फॉर एग्जाम्पल कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, इस तरह की कंट्रीज की अच्छी रेटिंग है, या अगर हम अपनी ही बात करें तो फॉर एग्जाम्पल रिलायंस की अच्छी रेटिंग है, तो इनको कम इंटरेस्ट में, लो इंटरेस्ट रेट्स पे लोन मिल जाएगा। सबको लगेगा कि यार ये क्रेडिट वर्दीनेस इनकी हाई है, तो अगर इनको हम लोन देते हैं, अगर इनके बॉन्ड्स हम खरीदते हैं, तो हमको वापस तो अपना पैसा मिल जाएगा, डिफॉल्ट नहीं करेंगे। तो ये फायदा होता है इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में अच्छी रैंकिंग या अच्छी रेटिंग्स होने का। ठीक है, अपनी डोमेस्टिक की बात करें तो केयर, क्रिसिल, इसरा। ग्लोबल की बात करें तो स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स, मूडीज एंड फिच। नाम याद रखना है क्योंकि कुछ टाइम पहले ये क्वेश्चन आया था, केयर, क्रिसिल, इसरा, ये क्या है, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है।
सो नेक्स्ट है, लास्ट ऑप्शन है, सोवरेन क्रेडिट रेटिंग्स बाय ग्लोबल एजेंसीज कैन इन्फ्लुएंस अ कंट्रीज एबिलिटी टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड बोरो फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट्स। ये हमने डिस्कस कर लिया। अगर रेटिंग अच्छी होगी तो आपको इन्वेस्टमेंट भी अच्छी आ जाएगी और साथ में कम रेट में, कम इंटरेस्ट रेट में आपको लोन भी मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड बस इनकरेक्ट है, 1, 2 and 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू नेजिलेरिया फॉवेलरी ऑल्सो नोन एज ब्रेन ईटिंग अमीबा। अभी रिसेंटली केरला में एक 15 ईयर्स की एक लड़की थी जिसकी डेथ हो गई बिकॉज ऑफ दिस ब्रेन ईटिंग अमीबा। और ये इतना फेटल और इतना डेडली डिजीज है कि इसका अगर आप रेट देखें तो 97% इसका फेटेलिटी रेट है। मतलब कि सिर्फ 3% अगर किसी को ये पर्टिकुलर ब्रेन ईटिंग अमीबा से अफेक्ट कोई हो रहा है, तो सिर्फ 3% लोग हैं जो अभी तक बचे हैं। अदरवाइज जिनको भी हुआ है तो 97% लोगों की डेथ हो गई है। सो दिस इज हाउ फेटल इट इज। Let's discuss about it. It causes primary amoebic meningoencephalitis, which is a communicable disease, and it is commonly found in warm freshwater bodies and thrives in high temperature up to 46 degrees Celsius. When infection usually occur when contaminated water enters through nose, not by drinking water. Until date, there is no universally effective treatment for PAM. देखो, सबसे पहले तो कम्युनिकेबल डिजीज तो ये नहीं है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। इसमें क्या होता है, ये जो पर्टिकुलर ये ये क्या है, अमीबा है। ये एक सिंगल सेल्ड प्रोटोजोआ है, सिंगल सेल्ड प्रोटोजोआ। अब ये क्या करता है, ये नोज के थ्रू एंटर करता है, नोज से एंटर करके ये ऑल्फैक्टरी नर्व के थ्रू, ऑल्फैक्टरी नर्व के थ्रू ब्रेन में पहुंचता है। ब्रेन के टिश्यूज को, ये ब्रेन को नहीं खाता, जैसे इसका नाम है ब्रेन ईटिंग अमीबा, तो ये ब्रेन को नहीं खाता, ये जो ब्रेन के टिश्यूज हैं उन वहां पे इन्फेक्शन कॉज करता है, इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। और साथ में ये जो मेनिनजाइटिस होता है ना, मेनिनजाइटिस आई थिंक आपने सुना हुआ होगा, मेनिनजाइटिस को मिमिक करता है। अब मेनिनजाइटिस के जो सिम्टम्स होते हैं वैसे ही सिम्टम्स इसमें शुरुआत में आते हैं और विद इन 8 to 15 डेज में इंडिविजुअल की डेथ भी हो जाती है। और डेथ क्यों होती है, क्योंकि पहले तो डायग्नोस करना ही मुश्किल हो जाता है। मैंने जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है उनको लगता है कि मेनिनजाइटिस है, जैसे कि फीवर, हेडेक, चिल्स, इस तरह के सिम्टम्स इसमें आते हैं। बाद में फिर सीजर्स, नेक स्टिफनेस, इस तरह के सिम्टम्स बाद में लेटर ऑन देखे जाते हैं। और तब तक फिर अ, इसका क्योंकि कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है तो एज सच कोई ट्रीटमेंट नहीं दे पाते। हाँ, इसका जो जैसे मेनिंजाइटिस को ट्रीट करने के लिए कुछ ड्रग्स हैं, वो ही ड्रग्स इसमें दिए जाते हैं। इंडिया में सिर्फ आज तक एक ही इंडिविजुअल है जो जिनको ये पर्टिकुलर बीमारी हुई और वो बच गए। अदरवाइज सारे के सारे अभी तक सबकी डेथ ही हुई है। So let's discuss about this single cell protozoa. कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। ये क्या करता है, नोज से एंटर होता है, मतलब कि ड्रिंकिंग वाटर का इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नॉट बाय ड्रिंकिंग वाटर, ये नोज से एंटर करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इस तरह के किसी वाटर में स्विमिंग कर रहे हैं, वार्म फ्रेश वाटर में, जैसे वार्म फ्रेश वाटर में ये ज्यादा होता है, इट इज कॉमनली फाउंड इन वार्म फ्रेश वाटर बॉडीज, और हाई टेम्परेचर में ज्यादा थ्राइव कर पाता है, जिंदा रह पाता है। तो अगर आप वार्म वाटर बॉडीज में स्विमिंग कर रहे हैं या फिर जो इस तरह के वाटर से नेजल क्लीनिंग हो रही है, तो इन्फेक्शन का खतरा है। और फिर ये पर्टिकुलर जो प्रोटोजोआ है ये नोज के थ्रू ऑल्फैक्टरी नर्व से पास होता हुआ ब्रेन पहुंचेगा, वहां पे टिश्यूज को इन्फ्लेमेशन करेगा और देन ये पर्टिकुलर प्राइमरी अमीबिक मेनिंजियोएंसेफेलाइटिस कॉज होगा एंड देन अल्टीमेटली डेथ। सो आई होप आपको क्लियर हुआ ये सब कुछ, ये पूरा का पूरा आर्टिकल क्लियर हुआ। सो इट इज, आंसर हमने डिस्कस किया क्या इसमें, आंसर बस इसका कौन सा गलत है, कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, फर्स्ट गलत है, तो मतलब कि 2, 3 and 4 करेक्ट है। यूनिवर्सली कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर से नहीं होता, डायरेक्टली नोज से एंटर होता है ये जो प्रोटोजोआ है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। देन वार्म फ्रेश वाटर बॉडीज में थ्राइव करता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ पूरा का पूरा। वार्म फ्रेश वाटर इन ब्रेन टिश्यूज को अफेक्ट करता है, जिससे
जो मेनिंजेस है या जो टिश्यूज है ब्रेन के, उनमें स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन होती है, और ऑल्फैक्टरी नर्व के थ्रू पास करता है, नॉन कम्युनिकेबल है। अम, यही है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। विद रेफरेंस टू रिकाउंट ऑफ वोट्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Then a recount of vote can be ordered by the courts when significant evidence, when sufficient evidence is presented to establish a prima facie case that a mistake in counting is probable. अभी रिसेंटली क्या हुआ, एक हरियाणा में एक लोकल बॉडी के इलेक्शन में एक पेटिशन आई, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो वोट्स हैं उनको रिकाउंट किया जाएगा। तो उन्होंने अपने ही प्रेमाइसेस में सारी ईवीएम्स को बुलाया और वहां पे फिर काउंटिंग हुई। ठीक है, तो ये काफी रेयर सिनेरियो था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया, तो उसकी वजह से ये रिकाउंटिंग ऑफ वोट्स न्यूज में आया। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये करेक्ट है। अगर प्राइमा फेसी ऐसा लग रहा है कि देर इज अ मिस्टेक इन काउंटिंग, तो ये कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। देन a petition for recount can be filled by any citizen within 90 days of declaration. पहली बात तो ना तो एनी सिटीजन है, या तो इसमें कुछ कंडीशन है अगर आपको पिटिशन फाइल करनी है तो। यू मस्ट बी नोइंग कि अगर आपको किसी इलेक्शन का रिजल्ट, आपको लग रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है और आपको इलेक्शन पिटिशन फाइल करनी है कि इसको फिर से देखा जाए, तो इलेक्शन पिटिशन आप फाइल करेंगे हाई कोर्ट में, अपनी एरिया जिस भी कंसर्न जुरिस्डिक्शन के हाई कोर्ट में। अगर स्टेट या फिर असेंबली इलेक्शंस है या फिर लोकसभा के इलेक्शंस है तो। अगर लोकल असेंबली के इलेक्शंस है तो डिस्ट्रिक्ट सिविल जो कोर्ट्स हैं वहां पे पिटिशन फाइल करेंगे, और पिटिशन 90 डेज में नहीं 45 डेज के अंडर अंडर फाइल हो जानी चाहिए, सबसे पहली चीज। सेकेंडली, जरूरी है कि या तो आपने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया हो, आप कैंडिडेट रहे हो, या फिर अगर आप कैंडिडेट नहीं है तो आप एटलीस्ट उस कॉन्स्टिट्यूएंसी, उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्टर, कोई भी जाके इलेक्शन पिटिशन फाइल नहीं कर सकता। All right, so this is incorrect. Second, incorrect है. Then grounds for invalidating an election result include bribery, undue influence, disqualification of winning candidate और improper rejection of a nomination paper. Correct. जो आरपीए है 1951, उसमें ये सारे के सारे ग्राउंड्स मेंशन्ड हैं कि इन ग्राउंड्स पर ही किसी इलेक्शन के रिजल्ट को चैलेंज किया जा सकता है। इसमें भी ऐसा नहीं है कि मुझे अगर लग रहा है तो मैं जाके इलेक्शन पिटिशन फाइल करनी। अगर मुझे इलेक्शन पिटिशन फाइल करनी है, मैं कह रही हूँ कि ब्राइबरी हुई है, तो मुझे बताना पड़ेगा, पूरी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कोर्ट को देनी पड़ेगी कि जी ये डेट था, ये टाइम था, ये पोलिंग बूथ था, ये लोग इन्वॉल्व थे। तो मुझे सब्सटैंशिएट करना पड़ेगा अपनी पिटिशन को पूरे फैक्ट्स एंड मैटर से। ठीक है, मैं ऐसे हवा में तीर नहीं चला सकती। तो इसके लिए जरूरी है कि आपके पास स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स मौजूद हो। आपको पूरे डेट टाइम, कौन कौन लोग इंडिविजुअल इसमें इंक्लूडेड है, वो सारा के सारे इन्फॉर्मेशन जो कंसर्न हाई कोर्ट है या जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उनको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये करेक्ट है, ग्राउंड्स यही है, बट स्पेसिफिक मैटर देना पड़ेगा। Then the Supreme Court has recently conducted a recount of vote by summoning the EVMs to its premises, making it the first such instances. Yes, ये first such instance है। Actually में आज तक अगर पहले भी कभी हुआ है तो उसमें अपने प्रेमाइस में नहीं बुलाया है, वहीं पे जो पोलिंग स्टेशन है वहीं पे ईवीएम्स को फिर से कैलकुलेट करने के लिए, वोट्स कैलकुलेट करने के लिए, वैलिड वोट्स देखने के लिए बोल दिया जाता था, बट अपने प्रेमाइस में बुला के ये पहली बार हुआ है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। हमारा आंसर यहाँ से है बी 1, 3 एंड 4 ओनली। रिकाउंटिंग ऑफ वोट्स का समझ आया। डिस्ट्रिक्ट लेवल सिविल कोर्ट में पिटिशन जाएगी अगर लोकल बॉडीज है, हाई कोर्ट में अगर लोकसभा या स्टेट असेंबली के इलेक्शंस है, और 45 डेज के अंदर होना चाहिए, या तो इलेक्टर होना चाहिए या कैंडिडेट होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट बिल 2025 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट सीक्स टू अमेंड आर्टिकल 75, 164, 239 AA of the Constitution dealing with Union Council of Ministers, State Council of Ministers and Union Territory Council of Ministers. Recently जो आपने विजुअल्स भी देखे होंगे, ऐसे बिल फाड़ के ऐसे जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर है उनके सामने ऐसे पन्ने लहरा रहे हैं, इस तरह के विजुअल सामने आए थे, क्योंकि ये पर्टिकुलर बिल टेबल किया गया था, जिसमें क्या है कि एग्जीक्यूटिव की क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, इसका जो थॉट प्रोसेस है वो ये है कि एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, तो इसलिए
उन पे अकाउंटेबिलिटी भी थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। तो इसीलिए इन पर्टिकुलर आर्टिकल्स को अमेंड किया जाएगा और ये पर्टिकुलर जो अमेंडमेंट है वो लाई जाएगी। इसमें क्या है, अ मिनिस्टर शॉल बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस इफ डिटेन्ड इन कस्टडी फॉर एटलीस्ट 30 days, 30 consecutive days, और चार्जेस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 5 years और more। दिस इज करेक्ट। अगर कोई भी मिनिस्टर है, ये नॉर्मल एमपीज के लिए नहीं है, ये बिल मिनिस्टर्स के लिए है सिर्फ। अगर कोई भी मिनिस्टर है जो 30 दिन तक लगातार जेल में रहा और उस पे चार्जेस कौन से लगे हैं, चार्जेस ऐसे हैं, सीरियस ऑफेंसेस के चार्जेस हैं, जिसकी सजा या तो 5 साल है या 5 साल से ज्यादा है, तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा ऑफिस से, उसकी अकाउंटेबिलिटी सेट करने के लिए उस पे। देन अगर वो रिलीज हो जाता है तो बाद में क्या होगा, वो अपना ऑफिस रिज्यूम कर सकता है। ठीक है। देन द बिल अलाइंस द डिस्क्वालिफिकेशन रूल्स ऑफ मिनिस्टर विद दोज एप्लीकेबल टू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अंडर आरपीए 1951। नहीं, आपको लग रहा होगा शायद कि ये करेक्ट है, बट ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि बिल अलाइन नहीं करता, उसमें कस्टडी की बात नहीं हो रही है। ठीक है, उसमें कस्टडी की बात नहीं हो रही, उसमें कन्विक्शन की बात हो रही है। अगर कोई एमपी या मिनिस्टर कन्विक्ट हो जाता है, किसी सीरियस ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हो जाता है, ये प्रूफ हो जाता है कि इस पर्टिकुलर बंदे ने ये क्राइम किया है, कन्विक्ट होता है, उसको सजा मिलती है, तो ही उसकी डिस्क्वालिफिकेशन होती है। बट इस पर्टिकुलर बिल से क्या होगा कि जैसे ही अगर आप 30 दिन से ज्यादा कस्टडी में रहे, तो डिपेंड, फर्क नहीं पड़ेगा कि आप इनोसेंट है या नहीं है। अगर आप बाद में इनोसेंट प्रूव हो जाते हैं तो आप अपना ऑफिस रिज्यूम कर सकते हैं, बट पहले आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये अलाइन नहीं करता। करेक्ट आंसर है ए, 1 और 2 ओनली। काफी ज्यादा ह्यू एंड क्राई इस बिल पे चल रहा है, अभी पास नहीं हुआ है, क्योंकि इससे क्या होगा कि काफी ज्यादा जो मिनिस्टर्स हैं, सिटिंग मिनिस्टर्स हैं, वो फिर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इनका मानना है कि जेल से सरकार नहीं चलेगी। ठीक है, अगर आप जेल में हैं, कस्टडी में हैं, बट इससे एक बात ये भी है कि जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, उसको ये थोड़ा वायलेट करता है। ठीक है, कि अगर आप कस्टडी में हैं तभी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, चाहे आप इनोसेंट हैं फिर भी, चाहे आप बाद में इनोसेंट प्रूव हो जाते हैं तो भी। ठीक है। सो आई होप ये वाला भी आपको समझ आया। ये दो करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। Then next है, with reference to definition of forest in India, consider the following statement. In T.N. Godavarman case, the Supreme Court ruled that the term forest must be understood in its dictionary meaning and covers all statutorily recognized forest, whether reserved, protected or otherwise. ये हमने डिस्कस किया था, ये करेक्ट है। 1996 में ये जजमेंट आई थी, और जिसके कारण जो 1980 का एफआरए एक्ट था, उसका एम्बिट बहुत बढ़ गया था। एफआरए में क्या था कि अगर फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए, फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए डाइवर्ट अगर कर दिया जा रहा है, तो आपको फंड्स, आपको कंपनसेशन देनी पड़ेगी। ठीक है। तो इस जजमेंट के बाद क्या हुआ था, जो एफआरए था, नॉट एफआरए, सॉरी, फर्स्ट फॉरेस्ट राइट एक्ट नहीं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, उसको थोड़ा ज्यादा स्ट्रेंथन हो गया था। Then the Forest Conservation Act 1980 requires prior approval of the state government for diversion of any land required for non-forest purposes. State government था क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट था। सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। ठीक है। So this is incorrect. Then the Haryana's recent notification defines forest as land with a minimum area of 1 hectare and a canopy density of at least 40%. This is also इनकरेक्ट। पहली बात तो 1 हेक्टेयर नहीं है, 5 हेक्टेयर है, और अगर आइसोलेटेड एरिया है तो 2 हेक्टेयर है। ठीक है, और उसमें भी कैनोपी डेंसिटी 40% है। दिस इज करेक्ट। और इस पे भी काफी ज्यादा उनको क्रिटिसाइज किया गया कि जहां पे आपकी रेनफॉल इतनी ज्यादा यहाँ पे नहीं है, हरियाणा में सेमी एरिड एरिया है, यहाँ पे 40% की कैनोपी मिलना बहुत मुश्किल है, जिसके कारण जो फॉरेस्ट लैंड है या जो अरावली वाला एरिया है, उसको आप फॉरेस्ट के बाहर कर देंगे इस डेफिनेशन से अपनी। Then the Supreme Court in 2024 directed all states and union territories to define forest in line with the Godavarman judgment. देखो, दिस इज करेक्ट। 2024 में उन्होंने कहा, अभी जो रिसेंटली जजमेंट आई जिसके बाद ही हरियाणा ने अपनी डेफिनेशन वो लेकर आए, सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट्स को कहा है, सभी स्टेट्स और यूटीज को, कि अपनी डेफिनेशन लेकर आओ, फॉरेस्ट की डेफिनेशन लेके आओ, बताओ कि आप फॉरेस्ट किस एरिया को फॉरेस्ट कंसिडर करते हैं। सो आंसर यहां से हुआ
फर्स्ट करेक्ट है, और अम, ये गलत है। देन फोर्थ सही है। ऑप्शंस थोड़े गलत फ्रेम हुए हैं, ये 1 and 4 ओनली होगा। ठीक है, 1 and 4 इज करेक्ट। देखो, हमने डिस्कस कर लिया, डिस्कस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, आपको पूरा समझ आया पूरा। ऑप्शन ये है 1 and 4 ओनली करेक्ट है। टीएन गोदावर्मन से डिक्शनरी डेफिनेशन आई थी, सही थी। ये क्यों गलत था? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। ये क्यों गलत है? क्योंकि मिनिमम 1 हेक्टेयर का एरिया नहीं है, मिनिमम 5 हेक्टेयर का एरिया है। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू इंडो नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये हमने डिस्कस किया था कि क्योंकि ट्रेड रूट इस्टेब्लिश करने की बात हो रही है शिपकिला, नाथुला और लिपियाधुरा पे, तो उसके कारण नेपाल को प्रॉब्लम थी। नेपाल, क्योंकि हमारा डिस्प्यूटेड एरिया है नेपाल के साथ, लिम्पियाधुरा वाला रीजन, जिसके कारण उनको प्रॉब्लम थी और ये मुद्दा न्यूज में आया था। द ट्रीटी ऑफ सुगौली 1816 साइन बिटवीन नेपाल एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आइडेंटिफाइड द रिवर काली एज द बाउंड्री बिटवीन टू रिवर्स। दिस इज करेक्ट। रिवर काली, क्या कहा था कि जो इसका ईस्ट वाला एरिया है वो नेपाल का होगा, और जो इसके वेस्ट का एरिया है वो होगा इंडिया का। द कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेक रीजन फॉर्म्स अ ट्राई जंक्शन बिटवीन इंडिया, नेपाल एंड भूटान। भूटान नहीं है, चाइना है। चाइना का निगारे प्रिफेक्चर हमने डिस्कस किया था। इंडिया का पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, नेपाल का धारचूला डिस्ट्रिक्ट, और चाइना वाला जो प्रिफेक्चर था, ये तीन है। तो ये ट्राई जंक्शन है बिटवीन इंडिया, नेपाल एंड चाइना। इसमें भूटान नहीं है। ऑल राइट। देन द सूस्ता डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल हैज अराइजन ड्यू टू शिफ्टिंग कोर्स ऑफ गंडक रिवर। क्या आपने इस डिस्प्यूट के बारे में पढ़ा है? ये भी न्यूज में था कुछ टाइम पहले भी। अब क्या हुआ, जैसे जो गंडक रिवर थी, ये जो ट्रीटी ऑफ सुगौली बनाई गई थी, इसमें गंडक रिवर को भी बाउंड्री बनाया गया था। जैसे महाकाली रिवर को बनाया था, वैसे ही गंडक रिवर को भी बनाया। अब गंडक रिवर में क्या हुआ, इसका कोर्स विद टाइम चेंज हो गया। तो पहले, अभी प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो कंट्रोल वहां पे, जैसे लिम्पियाधुरा पे अभी इंडिया का कंट्रोल है। आई होप यू नो दिस। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की बात होती है, पिथौरागढ़ यूके उत्तराखंड में आता है हमारे, तो इंडिया का कंट्रोल है। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस गंडक रिवर वाला डिस्प्यूट। गंडक रिवर ने अपना कोर्स चेंज कर लिया, तो जो एरिया पहले यहाँ पे राइट बैंक पे आता था, अब वो एक सेकेंड, हाँ, अब वो लेफ्ट बैंक पे शिफ्ट हो गया। तो ये ट्रिटी ऑफ सुगौली में ऐसा लिखा था कि जो गंडक रिवर के राइट बैंक में एरिया है वो नेपाल का होगा, और जो लेफ्ट बैंक में होगा वो इंडिया का होगा। अब क्योंकि सॉरी, अब क्योंकि रिवर ने अपना कोर्स चेंज कर लिया, तो जो पर्टिकुलर एरिया था वो राइट बैंक से शिफ्ट होके लेफ्ट बैंक पे आ गया। अब इंडिया का कहना है कि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से अगर नेचुरली चेंज हुआ है, क्योंकि नेचुरली चेंज हुआ है, गंडक रिवर ने खुद से अपना कोर्स चेंज किया है, इंडिया ने तो नहीं कहा गंडक रिवर को। तो इस हिसाब से हम क्लेम करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है, ये जो सुस्ता डिस्प्यूट, सुस्ता रीजन है, ये हमारा होगा। नेपाल कह रहा है कि हिस्टोरिकली हमारा है, तो हमारा ही होगा। सो ये भी एक डिस्प्यूट है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, जो आपको याद रखना है, अलॉन्ग विद लिम्पियाधुरा डिस्प्यूट। ठीक है। Then, in 2020, Nepal released a new political map including Kalapani, Limpiadhura and Lipulekh within its territory. This is correct. 2020 के बाद ही जो केपी ओली शर्मा है, उनके कार्यकाल में ही ये प्रॉब्लम पूरी की पूरी रीसरफेस हुई थी, जिसमें जो काला पानी रिवर है, ये काला पानी डिस्प्यूट बेसिकली आया था काली रिवर की वजह से। काली रिवर का ओरिजिन को लेके प्रॉब्लम थी। इंडिया कहता है कि काला पानी जो एरिया है वो इसका ओरिजिन है, और नेपाल कहता है कि लिम्पियाधुरा इसका ओरिजिन है, महाकाली रिवर का या काली रिवर का। तो इसके ओरिजिन को लेके डिस्प्यूट है। तो ये दो डिस्प्यूट्स आपको दिमाग में रखने हैं, काला पानी वाला भी और सुस्ता रिवर, जो कि सुस्ता डिस्प्यूट जो कि गंडक रिवर की वजह से। सो आई थिंक ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सभी सही है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू द डिस्कवरी ऑफ टाइगर कैरेकस इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एमपी में एक टाइगर कैरेकस मिला था, जिसको बिना अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किए ही जला दिया गया था। तो ये पूरा का पूरा एसओपीस क्या क्या है टाइगर कैरेकस को, अ, अगर टाइगर कैरेकस मिलता है तो प्रोसीजर्स क्या क्या फॉलो होने में,
वो फिर न्यूज में था और ये क्वेश्चन उससे फ्रेम हुआ है। अ फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कैरेक्टर्स इज नेसेसरी टू डिटरमाइन वेदर द कॉज ऑफ डेथ इज नेचुरल और ड्यू टू क्रिमिनल एक्टिविटी सच एज पोचिंग। ठीक है, अगर हम किसी एक स्पीशीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और अगर उसका कैरेक्टर्स मिलता है तो उसका फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है कि इसका कॉज ऑफ डेथ क्या है, क्या कोई नेचुरल डिजीज, कोई नेचुरल कॉज है, कोई डिजीज है जिसके कारण ये डेथ हुई है, तो फिर बाकी जो पर्टिकुलर स्पीशीज है उसको भी बचाना पड़ेगा, तो इसलिए फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन जरूरी होती है। साथ में पोचिंग वगैरह का भी खतरा होता है, तो दिस इज करेक्ट। देन पोस्टमार्टम ऑफ अ टाइगर कैरेकस मस्ट बी कंडक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव्स, इन द प्रेजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम एनटीसीए, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन और लोकल एनजीओ। ये हमने डिस्कस किया था कि 3 स्टेक होल्डर्स का होना जरूरी है। एनटीसीए से भी लोग आते हैं, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होते हैं और लोकल एनजीओ के भी मेंबर मौजूद होते हैं जब पोस्टमार्टम हो रहा होता है। अगर पोस्टमार्टम टीम अवेलेबल नहीं है तो टाइगर को डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है विदाउट एनी रिपोर्ट। दिस इज इनकरेक्ट। उसको फ्रीज करके रखेंगे, बिना पोस्टमार्टम किए किसी टाइगर के कैरेकस को बर्न नहीं किया जा सकता। ठीक है, सो दिस इज इनकरेक्ट। देन द कैरेकस इंक्लूडिंग बोन्स is disposed of only in the presence of a field director of any authorized officer not below the rank of deputy conservator of forest. This is correct. इसको इंसनरेट किया जाता है जो कैरेकस होता है, ताकि जो स्किन बोन्स ऑर्गन सब कुछ है वो सब कुछ डिस्पोज हो सके प्रॉपरली, कुछ भी रह ना जाए, क्योंकि इन्हीं चीजों के लिए जो टाइगर की पोचिंग होती है मेनली। ठीक है, सो एसओपी या जो प्रोसीजर था वो हमने डिस्कस किया था कि जो फील्ड ऑफिसर वहां होंगे वो अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करेंगे, साथ में वो साइट को कॉर्डन ऑफ करेंगे, साइट को बेसिकली सील कर दिया जाएगा, वहां पे जीपीएस टैगिंग उसकी उस साइट की होगी, उसको ग्रिड्स में बांट दिया जाएगा, वहां से सैंपल्स लिए जाएंगे कि ह्यूमन के सैंपल है या टायर के हैं या एनिमल एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, इस तरह का। देन करेक्ट आंसर है थर्ड हमारा गलत था, तो 1 2 एंड 4 ओनली, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू फिल्म सर्टिफिकेशन एंड रेगुलेशन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन फंक्शंस अंडर द सिनेमेटोग्राफ एक्ट, सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 करेक्ट है। स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, और स्टैट्यूटरी बॉडी है एक्ट कौन सा है, सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952। ये हमने क्यों डिस्कस किया था, तो जो अजय मूवी आ रही थी यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ पर, और जिसको सर्टिफिकेशन नहीं दे रही थी सीबीएफसी, तो हाईकोर्ट ने, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि हम खुद मूवी देखेंगे और बताएंगे कि सर्टिफिकेशन मिलना चाहिए या नहीं, या जो तुमने एलिगेशंस लगाए हैं, जो तुमने ऑब्जेक्शंस बताए हैं सीबीएफसी ने, वो करेक्ट भी है या नहीं। ठीक है, उस वजह से ये न्यूज में था, हमने शायद कल ही ये डिस्कस किया। तो ये करेक्ट है। द सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट 2023 इंट्रोड्यूस प्रोविजंस टू कर्ब फिल्म पायरेसी, gave CBFC powers to re-examine already certified films. This is also correct. पायरेसी के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स लेके आए थे और अब सीबीएफसी के पास पावर है कि वो ऑलरेडी सर्टिफाइड फिल्म्स को री एग्जामिन कर सकती है, और साथ में अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी कोई पर्टिकुलर मूवी है, जो कोई पर्टिकुलर सीरीज है या कोई कंटेंट है जो रिलीज हो चुका है, उसको भी रिविजिट कर सकती है। So this is correct. Then under Article 19, Clause 2 of the Constitution, restrictions on the freedom of speech and expression can include public order, decency, morality, which forms the basis of film certification guidelines. ठीक है, there is freedom of speech and expression, इस पर्टिकुलर आर्टिकल में भी वही था, इस पर्टिकुलर न्यूज में भी, कि हम फिल्म बना सकते हैं किसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे अगर कोई आदमी है उस पर भी, क्योंकि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, क्रिएटिव राइट्स है फिल्म मेकर्स के, बट वो सब्जेक्टेड है 19 क्लॉज 2 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, डिसेंसी, मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर और ये सब की। देन ये करेक्ट है। द सीबीएफसी कैटेगरीज ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इंक्लूड यूनिवर्सल, यूनिवर्सल अडल्ट, अडल्ट स्पेशल, स्पेशल कैटेगरी एंड न्यूली एडेड एक्स कैटेगरी फॉर ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। सही है ये? एक्स कैटेगरी कोई बनी है क्या? नहीं बनी, ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है, ये सफेद झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं बनी है। हाँ, जो ऑनलाइन कंटेंट है उसको भी अब जो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है उसको भी रीसर्टिफाई या उसको भी रीचेक कर सकते हैं। ऑल राइट, सो दिस इज इनकरेक्ट। फोर्थ इनकरेक्ट है, 1 2 एंड 3, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देन कंसिडर द फॉलोइंग फिनोमिनन एसोसिएटेड विद स्टेलर एंड ब्लैक होल इंटरेक्शंस।
टाइडल डिस्ट्रप्शन इवेंट क्या होता है? ये होता है अकर्स व्हेन अ स्टार वेंचर्स टू क्लोज टू अ ब्लैक होल एंड इज टॉर्न अपार्ट बाय टाइडल फोर्सेस। करेक्ट, इसको क्या कहते हैं? टाइडल डिस्ट्रप्शन इवेंट। जब अ, कोई स्टार किसी ब्लैक होल के बहुत पास चला जाता है और ब्लैक होल में क्योंकि उसमें इनफाइनाइट ग्रेविटी है और टाइडल फोर्स के कारण वो टॉर्न अपार्ट हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? टाइडल डिस्ट्रप्शन इवेंट। Correct. Supernova explosion results when a massive star exhausts its nuclear fuel and collapse under its own gravity. This is also correct. ये हमने डिस्कस किया है पूरा डिटेल में जब हम कुछ टाइम पहले ही इनफेक्ट ये डिस्कस किया है पूरा का पूरा। फिर से ब्लैक होल्स न्यूज में थे तो ये वहां से मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है, बट ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको याद है ये सारा। देन ग्रेविटेशनल वेव एमिशन। हाँ, यही वाला आर्टिकल था, ग्रेविटेशनल वेव्स का आर्टिकल था, जब हमने ये पूरा सुपरनोवा, टाइडल डिस्ट्रप्शन इवेंट, ब्लैक होल्स ये सारा डिस्कस किया। कैन बी जनरेटेड व्हेन टू मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट सच एज ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार्स ऑर्बिट ईच अदर एंड इवेंचुअली मर्ज। करेक्ट। ग्रेविटेशनल वेव्स हमने देखा था, लाइगो ऑब्जर्वेटरी है जिससे ये ग्रेविटेशनल वेव्स को जो डिटेक्ट करता है, जिससे पता चलता है कि कोई सुपर मैसिव ब्लैक होल्स आपस में उन्होंने इंटरैक्ट किया है। सो दिस इज करेक्ट। Then gamma ray burst, a high energy jet produced only when a star collides with a black hole. Only is the keyword here. सिर्फ स्टार के कोलाइड करने से अगर एक स्टार कोलाइड करता है ब्लैक होल से तभी ये एनर्जी जनरेट नहीं होती। ये अगर कोई मैसिव स्टार कोलैप्स करेगा, कोई न्यूट्रॉन स्टार मर्ज करेगा तो भी ये जनरेट होता है। सो दिस इज इनकरेक्ट, बाकी तीनों सही है। कंसिडर द फॉलोइंग ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ साउथ अमेरिका। First is Atacama Desert, then Pampas grassland and Andes Mountain और Puerto Marino Glacier. ये ग्लेशियर न्यूज में था, इसको स्टेबल कहा जा रहा था काफी टाइम तक। ये अर्जेंटीना में लोकेटेड है और इसके अंडर एक ब्रिज रॉक था जिसके कारण ये स्टेबल था अभी तक। अब पोस्ट 2019 इसकी भी जो मेल्टिंग है वो शुरू हो गई है, तो उस वजह से ये न्यूज में था पूरा का पूरा अर्जेंटीना। तो ये क्वेश्चन मैंने वहां से फॉर्म किया है। तो ये क्या पूछ रहे हैं कि आपको नॉर्थ टू साउथ इनकी जनरल लोकेशंस बतानी है। अटाकामा डेजर्ट कहाँ है? चिली में है। देन पंपस ग्रासलैंड अर्जेंटीना। देन एंडीज माउंटेन। एंडीज माउंटेन पैम्पस ग्रासलैंड से तो ऊपर आना चाहिए क्योंकि एंडीज माउंटेन यहाँ साउथ अमेरिका के वेस्टर्न एरिया में है। ठीक है, चिली वाले एरिया से शुरू हो जाता है। देन प्योर्टो मोरिनो ग्लेशियर, ये भी अर्जेंटीना में है। सो करेक्ट होगा, चिली सबसे ऊपर है, देन उसके बाद एंडीज माउंटेन आएगा। तो 1, 3, 2 एंड 4। हाँ, ये दिस पेरिटो मोरिनो मेरेनो ग्लेशियर ये सबसे नीचे। मैंने इसकी पिक्चर ऐड की थी कहीं, हाँ है, अभी दिखाती हूँ वो। विद रेफरेंस टू पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर, consider the following statements. It is located in the southern Patagonian region of Argentina. Correct. Unlike most glaciers worldwide, it is considered stable as it is not retreating significantly. Yes, 2019 से पहले तो एक्चुअली ये रिट्रीट कर ही नहीं रहा था, बट अब थोड़ा रिट्रीट करना शुरू हो गया है। देन इट फॉर्म्स पार्ट्स ऑफ लॉस ग्लेशियरिस नेशनल पार्क, अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। दिस इज करेक्ट। ये देखो, ये है पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर, ये देखो यहाँ है ना, दिस इज चिली जहाँ पे अटाकामा डेजर्ट है और यहीं से एंडीज माउंटेन की चेन भी शुरू होती है जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, जो अभी इससे पिछला क्वेश्चन था। यहाँ पे आई होप आपको ये मैप में दिखाई दे रहा है, ये चिली है, यहाँ पे अटाकामा डेजर्ट है विच इज द ड्राइएस्ट डेजर्ट। देन एंडीज माउंटेन की चेन है, उसके बाद पंपस ग्रासलैंड भी अर्जेंटीना में है, एंड देन दिस पर्टिकुलर ग्लेशियर पेरेटो मोरेनो ग्लेशियर। ऑल राइट, देन डायरेक्टली ड्रेन्स इनटू पैसिफिक ओशन। नहीं, ये लेक अर्जेंटीनो में ड्रेन करती है, पैसिफिक ओशन में डायरेक्टली ड्रेन नहीं करता ये पर्टिकुलर। ये जो पेरेटो मेरेनो ग्लेशियर है ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, लॉस ग्लेशियरिस नेशनल पार्क वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है, जिसका इंटर्न हिस्सा ये पेरेटो मोरेनो ग्लेशियर है, जो कि अब तक माना जाता था कि ये क्या है,
ये स्टेबल है, रिट्रीट नहीं कर रहा, बट पोस्ट 2019। तो यही क्वेश्चंस को समझ आया होगा, आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज सेशन लाइक कर देना, और अपना स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आपका स्कोर रहा है। थैंक यू सो मच।